हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्यकालीन आर्य भाषा के विषय में, जिसके अंतर्गत 3 भाषाओं को रखा गया है। पाली भाषा, जिन्हें हम प्रथम प्राकृत कहते हैं, प्राकृत भाषा, जिन्हें हम द्वितीय प्राकृत कहते हैं, और तीसरी है अपभ्रंश भाषा, जिसे हम तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। तो ये 3 भाषाएं हैं जो मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। तो उसमें से आज हम सबसे पहले बात करेंगे पाली भाषा, जिसे कि प्रथम प्राकृत भी कहा गया है। तो इसके पहले अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी है पहले की, जिसमें हमने जो है भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया था और वहाँ पे हमने उनके कालक्रमों को भी निर्धारित किया था, तो वो वीडियो आप जाके पहले देख लीजिए। और उसको देखने के लिए कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको भाषा से संबंधित प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको सारी वीडियोस लाइन से मिल जाएगी। जो भी टॉपिक आपने अभी तक नहीं पढ़ा है भाषा से संबंधित, उनका अध्ययन आप वहाँ से पहले कर लीजिए। उसके बाद आप इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से ये टॉपिक आपका समझ में आएगा। और ये जो मैं इस समय इस बुक का वाचन कर रही हूँ, ये है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक। आप सभी के पास मौजूद होगी, और जिसके पास नहीं है ये पुस्तक, वो फटाफट जाके मार्केट से जो है ये पुस्तक ले सकता है। और अगर ऑनलाइन भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो आसानी से ऑनलाइन भी ये बुक आपको जो है आसानी से मिल जाएगी। तो आप इस बुक को लीजिए और इस पे जो है इस बुक का अच्छे ढंग से विस्तृत अध्ययन कीजिए। तो आइए देखते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत पाली भाषा के बारे में। पाली भाषा को हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। आगे देखिएगा, पाली का अर्थ बुद्ध वचन यानी कि पारखतिति बुद्ध वचनम इति पाली होने से यह शब्द केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ है। पाली में ही त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई है, यानी कि जो ये त्रिपिटक ग्रंथ लिखे गए हैं उनकी रचना किस भाषा में हुई है, ये प्रश्न बनता है। तो इसको आप अंडरलाइन करिएगा। इसकी रचना जो है पाली भाषा में की गई है। पाली भाषा में ही त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई है। त्रिपिटक की संख्या 3 है। त्रिपिटकों की संख्या कितनी है? 3 है। ये प्रश्न आपको जीएस में भी देखने को मिलता है और हिंदी में भी मिलेगा। तो वो त्रिपिटक ग्रंथ कौन कौन से हैं, आगे देखिएगा। सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक आते हैं जो त्रिपिटकों के अंतर्गत आते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे ये सभी को याद भी होगा। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से सम्राट अशोक के पुत्र कुमार महेंद्र त्रिपिटकों के साथ लंका गए। वहां लंका नरेश विट्टगामनी ईसा पूर्व 291 के संरक्षण में थेरवाद का त्रिपिटक यानी कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह लिपिबद्ध हुआ। त्रिपिटक क्या कह रहे हैं? इनके संरक्षण में, किसके संरक्षण में? लंका नरेश वट्टगामनी के संरक्षण में थेरवाद का त्रिपिटक यानी कि उसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, इस लिपि में बद्ध हुआ। फिर आगे कहते हैं पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। तो इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा। देखिए, जितना भी मैं अंडरलाइन की हूँ यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो उनको आप भी करिएगा, बाकी मैं बताती भी चल रही हूँ। तो पाली भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है, ये भी प्रश्न आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। ये तो हो गया पाली भाषा के बारे में। अब इनके अंतर्गत हमने जो 3 पिटकों को देखा है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिएगा, पहले है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। जो सुत्त पिटक है इसमें क्या है, कहते हैं जो सुत्त पिटक है इसमें साधारण बातचीत के ढंग पर, मतलब कोई साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। नॉर्मल तौर पे जो लोगों की लोक भाषा जो होती है, उन्हीं साधारण बातचीत की भाषा के ढंग पर जो है बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। ये चीज आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस पिटक के अंतर्गत 5 निकाय आते हैं जो निम्न हैं। तो सुत्त पिटक के अंतर्गत कितने निकाय आते हैं? 5 निकाय आते हैं।
सुत्त पिटक के अंतर्गत जो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है वो किस प्रकार से है, वो साधारण बातचीत के ढंग पर रखा गया है। ठीक है, वहां पे लिपिबद्ध किया गया है। आगे देखते हैं जो इनके अंतर्गत 5 निकाय हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें आते हैं दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय और 5वां है खुद्दक निकाय। तो ये 5 निकाय आते हैं। आगे कहते हैं खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथ हैं। तो सुत्त पिटक के अंतर्गत 5 निकाय आते हैं और उन 5 निकायों में एक जो 5वां निकाय है खुद्दक निकाय, उस खुद्दक निकाय के अंतर्गत 15 ग्रंथों को रखा गया है। तो उन 15 ग्रंथों को हम देखते हैं। खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, इतिवुत्तक, सुत्त निपात, विमान वत्थु, पेत वत्थु, थेर गाथा, थेरी गाथा, 10वां है जातक, फिर है निर्देश, पटिस संभिदामग्ग, अपदान, बुद्धद वंश एवं चर्या पिटक। ये 15 आपके जो हैं खुद्दक निकाय के अंतर्गत मिलने वाले ग्रंथ हैं। इन 15 ग्रंथों को किसके अंतर्गत रखा गया है, तो खुद्दक निकाय के अंतर्गत। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह मिलेगा जो कि साधारण बातचीत के ढंग पर रखा गया है और इसके अंतर्गत 5 निकाय आते हैं। उनमें से जो 5वां निकाय है खुद्दक निकाय, उसके अंतर्गत 15 ग्रंथ रखे गए हैं। तो इन ग्रंथों की संख्या को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विनय पिटक। विनय पिटक में बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी थी। विनय पिटक में निम्नलिखित ग्रंथ हैं। कौन कौन से? महावग्ग, चुल्लवग्ग, पाचित्य, पराजिक और पारिवार। तो ये जो है परिवार, पराजिक, पाचित्य, चुल्लवग्ग और महावग्ग, ये 5 ग्रंथ किसके अंतर्गत रखे गए हैं? विनय पिटक के अंतर्गत। तो विनय पिटक में 5 ग्रंथ रखे गए हैं। सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं और 5 निकाय में से जो 5वां निकाय है खुद्दार निकाय, उसके अंतर्गत 15 ग्रंथों को रखा गया है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कौन कौन से ग्रंथ जो है, कितने कितने ग्रंथ किस किस पिटक के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। आगे देखिएगा अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक में चित्त, चैतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है। सुत्त पिटक के उपदिष्ट सिद्धांतों के आधार पर ही वस्तुतः अभिधम्म पिटक का विकास हुआ है। तो इसको आप अंडरलाइन करिएगा कि सुत्त पिटक के उपदिष्ट सिद्धांतों के आधार पर ही देखा जाए तो अभिधम्म पिटक का विकास हुआ है। प्रश्न बन सकता है कि अभिधम्म पिटक का जो विकास है वो किस आधार पर हुआ है, तो अक्सर विनय पिटक लोग लगा देते हैं, लेकिन नहीं, विनय पिटक नहीं, सुत्त पिटक के उपदिष्ट सिद्धांतों के आधार पर जो है अभिधम्म पिटक का विकास हुआ है। अभिधम्म पिटक में 7 ग्रंथ हैं। अभिधम्म पिटक में कितने ग्रंथ आते हैं? 7 ग्रंथ आते हैं। धम्म संगड़ी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पन्नति, कथा वथु, यमन और पट्ठान, ये 7 ग्रंथ आपको अभिधम्म पिटक में देखने को मिलते हैं। तो आपने समझा क्या कि जो सुत्त पिटक है उसमें 5 निकाय आते हैं, विनय पिटक में 5 ग्रंथ आते हैं और जो अभिधम्म पिटक है इसमें आपके 7 ग्रंथ हैं। तो 7 ग्रंथ किसमें आते हैं? अभिधम्म पिटक में, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, पाली में त्रिपिटक साहित्य के अलावा अट्ट कथा साहित्य, मिलिंद पहो, दीपवंश, महावंश आदि ग्रंथ भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब देखिएगा, जो पाली, अभी हम पाली की बात कर रहे हैं ना, तो पाली भाषा में अगर बात की जाए तो इसमें जो है जो त्रिपिटक साहित्य हमने पढ़े हैं, अभी तीनों त्रिपिटक पढ़ा है, तो कहते हैं कि उन त्रिपिटक साहित्य के अलावा इसमें आपको अट्टकथा साहित्य, मिलिंद पहवो, दीपवंश और महावंश, 2 वंश भी हैं, इस प्रकार के ग्रंथों का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन ग्रंथों के अनुशीलन से पता चलता है कि पाली का प्रचार न केवल उत्तरी भारत में हुआ था अपितु वर्मा, लंका, तिब्बत, चीन आदि देशों तक भी विस्तारित था। किसका? पाली भाषा का। कहते हैं पाली भाषा का जो प्रचार है वो केवल उत्तरी भारत में ही नहीं हुआ था अपितु वर्मा में, लंका में, तिब्बत और चीन जैसे देशों में भी विकसित हुआ था।
आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं अट्टकथा। ये बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अट्टकथा साहित्य के प्रणेता आचार्य बुद्ध घोष कहलाते हैं। ठीक है, अट्टकथा साहित्य के प्रणेता आचार्य कौन है? ये बुद्ध घोष बतलाते हैं, जिनका समय ईसा की 5वीं शताब्दी निश्चित हुआ है। तो बुद्ध घोष का समय क्या है? इनका समय ईसा की 5वीं शताब्दी है और इनका जो एक साहित्य है उस साहित्य का नाम है अट्टकथा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि ये अट्टकथा किस भाषा में लिखी गई है, तो ये पाली भाषा में लिखी गई है। अगला पॉइंट है बुद्ध घोष कृत विशुद्ध मार्ग को बौद्ध सिद्धांतों का कोश भी कहा जाता है। बुद्ध घोष की एक रचना है जिसका नाम है विशुद्ध मग, और इस विशुद्ध मग को विशुद्ध मार्ग भी कहा जाता है, और इसी विशुद्ध मग को बौद्ध सिद्धांतों का कोश भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है लाइन। आगे है पाली भाषा में 3 व्याकरण ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। यानी कि जो पाली भाषा है, अभी तक तो हम इनके बारे में हमने साहित्य को पढ़ा, त्रिपिटकों को पढ़ा। अब हम देख रहे हैं कि पाली भाषा में 3 व्याकरण ग्रंथ भी लिखे गए, और वो व्याकरण ग्रंथ कौन कौन से हैं? पहला है कच्चायन व्याकरण, दूसरा है मोग्गलान व्याकरण, और तीसरा है सद्यनीति। ये 3 जो व्याकरण ग्रंथ लिखे गए ये पाली भाषा के व्याकरण ग्रंथ हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं कच्चान के बारे में। कहते हैं कच्चान व्याकरण 7वीं शती के रचयिता महाकच्चायन माने जाते हैं। यानी कि जो कच्चान व्याकरण लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया है? महाकच्चायन के द्वारा लिखा गया है, और कालक्रम में यह सर्व प्राचीन पाली व्याकरण है। और कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे प्राचीन जो पाली व्याकरण है वो यही कच्चायन का ही है। किसका है? कच्चायन का है, और उसका नाम क्या है? कच्चान व्याकरण। समय क्या है? 7वीं शताब्दी इनका समय है, ध्यान रखिएगा। कच्चायन का समय क्या है? 7वीं शताब्दी। आगे है कच्चान व्याकरण को कच्चान गंध और सुसंधि कप भी कहा जाता है। यानी कि कच्चान व्याकरण जो है इसके 2 और नाम हैं। एक नाम है कच्चान गंध और दूसरा है सुसंधि कप। ये दोनों नाम किसके हैं? कच्चान व्याकरण के, ध्यान रखिएगा। आगे है कच्चायन व्याकरण में 4 कप, संधि कप, नाम कप, आख्यात कप तथा किब्बिधान कप, 23 परिच्छेद तथा 675 सूत्र हैं। तो जो कच्चान व्याकरण है इसमें 4 कप हैं, 23 परिच्छेद और 675 सूत्र हैं। तो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको आप नोट डाउन करिएगा। आगे देखिएगा, मोग्गलान व्याकरण के रचयिता मोग्गलान हैं। इन्होंने ही इस पर वृत्ति और पंचिका लिखी है। किस पर? मोग्गलान व्याकरण, जो कि एक व्याकरणिक ग्रंथ है और पाली भाषा में लिखा गया है, जिसके लेखक हैं मोग्गलान। इन्होंने अपने मोग्गलान व्याकरण पर वृत्ति और पंचिका लिखी। मोग्गलान श्रीलंका के अनुराधपुर के थूपाराम बिहार में रहते थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये श्रीलंका के अनुराधपुर के थूपाराम बिहार में रहने वाले थे तथा वे अपने समय के संघराज थे। मोग्गलान व्याकरण पाली व्याकरण में पूर्णतया तथा गंभीरता से सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है। इस व्याकरण में 817 सूत्र हैं। तो जो मोग्गलान व्याकरण है, अगर देखा जाए पाली भाषा में लिखा गया जो व्याकरण ग्रंथ है उसमें सर्वश्रेष्ठ व्याकरण ग्रंथ कौन सा माना गया? तो वो माना गया मोग्गलान के व्याकरण को। और जो कच्चायन का व्याकरण था वो कैसा था? वो प्राचीन, सबसे पहला व्याकरण ग्रंथ वही था। कालक्रम की दृष्टि से सर्व प्राचीन व्याकरण ग्रंथ कच्चायन का है। उसके बाद जो सर्वश्रेष्ठ है पाली भाषा में वो है मोग्गलान का, जिसमें सूत्रों की संख्या 817 है। ये हो गई 2 व्याकरण ग्रंथों की बात। अब बात करते हैं सद्यनीति व्याकरण। इसका समय 1154 ईस्वी के रचयिता बर्मी भिक्षु अग्गवंश थे। इनका नाम अलग है, देखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो सद्यनीति व्याकरण लिखे हैं इनके रचयिता हैं बर्मी भिक्षु अग्गवंश। ये अग्ग पंडित तृतीय भी कहलाए थे। जो बर्मी भिक्षु अग्गवंश थे ये अग्ग पंडित तृतीय भी कहलाए थे। आगे देखिएगा, सद्यनीति व्याकरण में 3 भाग
पदमाला, धातुमाला और सुत्तमाला। सद्यनीति व्याकरण के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। 3 भाग कौन कौन से? पदमाला, धातुमाला और सुत्तमाला। 27 अध्याय तथा 1391 सूत्रों में निबंध है। अध्याय कितने हैं? 27 हैं और सूत्रों की संख्या 1391 है। तो ये तीनों में क्या क्या अंतर है देखिएगा। कच्चायन का जो व्याकरण आपने पढ़ा उसमें 23 परिच्छेद और 675 सूत्र थे। मोगलान के व्याकरण की बात करें तो ये वृत्ति और पंचिका पर लिखी गई है। ये जो है पाली व्याकरण में देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ व्याकरण ग्रंथ है। 1817 सूत्र इसमें हैं। और सद्यनीति व्याकरण की बात की जाए तो इसके रचयिता कौन है? बर्म भिक्षु अग्गवंश हैं। और ये जो सद्यनीति व्याकरण है ये 3 भाग, इसमें 3 भाग 27 अध्याय और 1391 सूत्र लिखे गए हैं। आगे देखिएगा, विभिन्न विद्वानों द्वारा पाली शब्द की व्युत्पत्ति निम्नलिखित ढंग से बताई गई है। एक साइड विद्वान दिए हैं और फिर उनके अनुसार जो पाली भाषा की व्युत्पत्ति बताई गई है उनको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आते हैं आचार्य विधुशेखर जी। आचार्य विधुशेखर की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो पाली भाषा की व्युत्पत्ति बताई है वो है पंक्ति, पंक्ति के बाद बना पत्ती, पत्ती से हुआ पट्ठी, पट्ठी से बना पल्ली और पल्ली से फिर पाली शब्द की उत्पत्ति हुई। तो ये आचार्य विधुशेखर जो कि महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इनका आप एक बार ध्यान दे दीजिएगा। जैसे आपने देखा होगा, जब आप लोग भी छोटे रहे होंगे तो जब सरकारी स्कूलों में जाते रहे होंगे, पहले के लोग सरकारी स्कूलों में ज़्यादा पढ़ते थे, प्राइमरी स्कूल जो होता था, तो उसमें क्या होता था, पहले बच्चों को क्या होता था, पहले बच्चों को पंक्तियों में बैठाया जाता था। ठीक है, पंक्तियों में बैठाते थे। उसके कुछ टाइम बाद जो है उनको क्या दिया गया, कुछ बच्चे पत्ते पे बैठाए जाने लगे। पत्ता लेकर आते थे, बड़े बड़े पत्ते होते थे केले के, पत्तों पर बैठाने लगे। फिर कुछ लोग वो बोरा वोरा घर से लेके आने लगे, टाट पट्टी जो होती है, तो टाट पट्टी लेके आने लगे तो वो पट्टियों पे बैठने लगे। उसके बाद जो है पल्ली, फिर धीरे धीरे जो है उसमें और विकास हुआ, फिर पल्ली पे बैठने लगे, फिर पल्ली से पाली का निर्माण हुआ। तो मतलब ये एक याद करने का तरीका है कि आप इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे कि हाँ बचपन में ऐसे ऐसे चीज़ें होती थी जब हम स्कूलों में जाते थे, तो उस तरीके से आप इनको कनेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा याद हो जाएगा कि जो विधुशेखर जी थे उन्होंने पाली शब्द की व्युत्पत्ति कैसे बताई थी। उन्होंने पहले क्या किया, पहले बच्चों को पंक्तियों में खड़ा कर दिया। पंक्तियों के बाद जो है कुछ बच्चे जो है पत्तियों पर बैठना शुरू कर दिए। कुछ टाइम बाद वो अपने घर से जो है वो टाट पटिया लेके आए, जैसे चटाई वटाई होता है उस टाइप का कुछ लेके आते थे, उस पे बैठते थे, आप लोगों ने देखा होगा। फिर थोड़े दिन बाद बेंच वेंच आने लगी, बेंच को बना दीजिए पल्ली, पाँव वाली बेंच आने लगी, फिर उस पे बैठने लगे, फिर उसके बाद जो है पाली शब्द का निर्माण हुआ। तो ऐसे इनको याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखिएगा। आगे है मैक्स वॉलेसर। मैक्स वॉलेसर की बात करें तो इन्होंने पाली शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो पाटलिपुत्र या पाली से बताई है। पाटलिपुत्र या पाली। यहाँ पे देखिए, ये जो शब्द है इसको हम क्या कहते हैं, अवग्रह कहते हैं। इसे हम क्या पढ़ते हैं, अवग्रह कहते हैं। और इसे जब पढ़ते हैं तो हम इसे आ के रूप में पढ़ते हैं। तो इसे हम जब पढ़ेंगे तो पाली, पाली ही तो पढ़ेंगे, पाली, यानी कि ये आ है, तो इसका जब उच्चारण करेंगे तो इसको आ के रूप में पढ़ा जाता है, लेकिन इसका जो नाम होता है वो है अवग्रह, ध्यान रखिएगा। तो ये मैक्स वॉलेसर के द्वारा जो है पाली शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई। आगे देखिएगा, भिक्षु जगदीश काश्यप, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि पहले पर्याय हुआ, फिर पलियाय हुआ, फिर पालियाय हुआ, उसके बाद पाली बना। क्या क्या बना, पहले बना पर्याय, देखिए आगे ही सब परिवर्तन होला, पर्याय हुआ, पर्याय से फिर पलियाय हुआ, मतलब कि मात्रा नहीं लगी। फिर पलियाय से पालियाय हुआ, अब पाली बन गया, फिर याय को हटा दिया गया, फिर लास्ट में बन गया पाली। ठीक है, पहले बना परि, परि से बना पली, पली से बना पाली, और पाली के बाद फिर केवल पाली आया। ठीक है, तो ये है जगदीश काश्यप के द्वारा। आगे है भंडारकर व वाकल नागल। वाकल नागल की बात करें तो इन्होंने जो व्युत्पत्ति बताई है वो बताई है प्राकृत, प्राकृत से बना पाकट, पाकट से बना पाड़, पाड़ से बना पाउल, और पाउल से जाके पाली शब्द का निर्माण हुआ।
आगे देखिएगा, भिक्षु सिद्धार्थ के अनुसार अगर हम बात करें, भिक्षु सिद्धार्थ, तो इन्होंने बनाया पाठ, पाठ के बाद पाल, पाल के बाद पाली और पाली के बाद पाली। देख लीजिएगा इन्होंने किस तरीके से, इनका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कैसे इन्होंने बताया। पहले बनाया पाठ, फिर कहा कि पाठ से बना पाल, पाल से बना पाली, पाली से बना पाली। ठीक है, इसके बाद आगे है कौशाम्बी। कौशाम्बी की बात करें तो इन्होंने कहा कि पहले बना पाल, पाल से सीधे पाली शब्द आया। पाल यानी कि आधा ला है, हलंत के साथ है, तो पाल से सीधा पाली शब्द का निर्माण हो गया। और इसके बाद आते हैं उदय नारायण तिवारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है उदय नारायण तिवारी। तो उदय नारायण तिवारी ने जो बताया है पाली शब्द की व्युत्पत्ति, वो है पहले हुआ पा, फिर हुआ ऋ, फिर हुआ ली, उसके बाद पाली बना। इनको आप याद रख सकते हैं। जैसे पाली शब्द ले लीजिए, जैसे ये पाली शब्द है तो पा को अलग कर दिया, ली को अलग कर दिया। अब बीच में किसको बिठा दिया? बीच में उदय नारायण ने अपने नाम के अंतिम अक्षर को बिठा दिया। ठीक है, अपने अंतिम अक्षर को बिठा के उस पर ड़ी की मात्रा लगा दी, यहाँ लिख दिया। तो ये समझ में आ गया। इससे आप इनको याद रख सकते हैं। जब भी मध्य में ये ड़ा शब्द दिखेगा तो आप बता दीजिएगा उदय नारायण तिवारी ने इसकी व्युत्पत्ति ऐसे बनाई थी। उन्होंने पहले पाली को अलग अलग कर दिया, पा को पहले कर दिया, ली को बाद में कर दिया और बीच में खुद के नाम के अंतिम अक्षर को लाके रख दिया। इस तरीके से थोड़ा सा आपको ध्यान में रहेगा। आगे देखते हैं, पाली भाषा के प्रदेश को लेकर विभिन्न विद्वानों में काफी मतभेद है। विभिन्न विद्वानों द्वारा वर्णित पाली भाषा का प्रदेश निम्नांकित है। देखिएगा, एक साइड विद्वान है और दूसरे साइड पाली भाषा और उनके प्रदेश हैं। तो जैसे बात करें श्रीलंकाई बौद्ध तथा चाइल्डर्स, श्रीलंकाई बौद्ध तथा चाइल्डर्स जो है, इन्होंने पाली भाषा का प्रदेश किसको माना? मगध को माना। उसके बाद है वेस्टरगार्ड तथा ईस्टर्न कोनो, इन्होंने उज्जैनी या विंध्य प्रदेश को जो है पाली भाषा का प्रदेश माना। आगे है ग्रियर्सन व राहुल, तो ग्रियर्सन व राहुल ने किसको माना? इन्होंने मगध को जो है पाली भाषा का प्रदेश माना। इनको आप याद भी रख सकते हैं कि श्रीलंकाई, यहाँ पे श्रीलंकाई है, देखिए श्रीलंकाई बौद्ध, चाइल्डर्स और ग्रियर्सन व राहुल सभी ने मगध को माना है पाली भाषा का प्रदेश। तो इनको याद रख सकते हैं। श्रीलंकाई बौद्ध के चाइल्ड मतलब बच्चे होते हैं ना, तो श्रीलंकाई बौद्ध के चाइल्ड राहुल जो है मगध में गिर गए, मगध में गिर गए, गिर से ग्रियर्सन और मगध में, यानी कि मगध इन्होंने पाली भाषा का प्रदेश माना। किसने? श्रीलंकाई बौद्ध ने, चाइल्डर्स ने, राहुल ने, ग्रियर्सन ने। लाइन क्या याद करनी है? श्रीलंकाई बौद्ध के चाइल्ड जिनका नाम था राहुल, वो मगध में गिर गए। बस सिंपल सा याद करना है, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ओल्डेन वर्ग। ओल्डेन वर्ग ने कलिंग को पाली भाषा का प्रदेश माना। रिंज डेविड ने कौशल को पाली भाषा का प्रदेश माना। सुनीति कुमार चटर्जी, इंपॉर्टेंट है, सुनीति कुमार चटर्जी ने पाली भाषा का प्रदेश मध्य देशी की बोली को माना, मध्य देश की बोली को। देवेंद्र नाथ शर्मा ने मथुरा के आसपास के भूभाग को पाली भाषा का प्रदेश माना। और इसके बाद है उदय नारायण तिवारी। उदय नारायण तिवारी ने मध्य देश की बोली को पाली भाषा का प्रदेश माना। तो मध्य देश की बोली को उदय नारायण तिवारी ने भी माना, सुनीति कुमार चटर्जी ने। तो आपने अभी पढ़ा है उदय नारायण तिवारी, इन्होंने पाली भाषा की जो व्युत्पत्ति की थी वो कैसे की थी? पा को अलग कर दिया, ला को अलग कर दिया और मध्य में अपने नाम का अंतिम अक्षर रखा, मध्य में रखा। और इन्होंने उसी मध्य से आप याद भी कर सकते हैं, पाली भाषा का प्रदेश इन्होंने मध्य देश की बोली को माना। मध्य में इन्होंने राग को रखा और मध्य में रखा, यानी कि मध्य देश की बोली। याद हो जाएगा, सिंपल सा ट्रिक है और आसानी से दोनों चीज को आप कनेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा दिमाग में बिठाइएगा, याद हो जाएगा अच्छे से। आगे देखिएगा, सर्वसम्मति से विद्वानों ने पाली भाषा का प्रदेश मध्य प्रदेश की बोली को स्वीकार किया। आगे क्या कहते हैं? इन सभी विद्वानों को देखते हुए देखा जाए तो पाली भाषा का जो प्रदेश है वो मध्य प्रदेश की बोली को स्वीकार किया गया। अब हम बात करते हैं पाली की वर्ण संघटना या ध्वनियाँ। तो देखिएगा,
पाली के प्रसिद्ध वैयाकरण कच्चायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियां होती हैं। मतलब कच्चायन जो थे, क्योंकि वो एक वैयाकरण, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था कच्चायन व्याकरण ग्रंथ, आप लोगों ने अभी पढ़ा है कच्चायन व्याकरण ग्रंथ, जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और उस व्याकरण ग्रंथ में इन्होंने पाली की कितनी ध्वनियां बताई? 41 ध्वनियां बताई। तथा मोगलान के अनुसार पाली में कुल 43 ध्वनियां दी। ये भी वैयाकरण थे, ठीक है। मोगलान भी पाली भाषा के, तो इन्होंने पाली भाषा की कुल 43 ध्वनियां बताई। आगे देखिएगा, कच्चायन के अनुसार पाली में 8 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। इन्होंने, कच्चायन ने 8 स्वर बताए और 33 व्यंजन बताए। तथा मोगलान के अनुसार 10 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। इन्होंने स्वरों की संख्या 10 कर दी थी और कच्चायन ने जो है स्वरों की संख्या 8 रखी थी। व्यंजन दोनों लोगों ने बराबर बराबर बताए हैं, तो व्यंजन में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन स्वर में परिवर्तन हुआ है। मोगलान ने 2 बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब देखिएगा, पाली में वर्णों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जाता है। तो इनके वर्णों को आप देख सकते हैं और इनका आप स्वयं से भी अध्ययन कर सकते हैं कि इसमें इन्होंने स्वर के बारे में ह्रस्व और दीर्घ स्वर को रखा है। ये व्यंजन है जिसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पूरे वर्गों को रखा गया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं पाली वर्णों का जो वर्गीकरण किया गया है वो इस ढंग से किया गया है। आप इसमें वर्णों को स्वयं से देख के इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं पाली भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ये महत्वपूर्ण है, ये इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अनुस्वार अंग पाली में स्वतंत्र ध्वनि है। अनुस्वार जो है ये पाली में स्वतंत्र ध्वनि है, जिसे पाली वैयाकरण ने निगहित नाम से अभिहित किया है, यानी कि बिंदु निगहित, ठीक है। जैसे अंग लिखा है ना, अंग, तो इसको इन्होंने किस नाम से, जो अनुस्वार लगा है इसको इन्होंने किस नाम से जो है अभिहित किया है, तो वो नाम है निगहित। किसने? ये पाली वैयाकरण के द्वारा बताया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टर्नर के अनुसार पाली में वैदिकी की भांति ही संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों स्वराघात थी। जिस प्रकार से वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक एवं बलाघात्मक दोनों स्वराघात हैं, उसी प्रकार पाली भाषा में भी हैं, ऐसा टर्नर ने बताया। आगे कहते हैं, ग्रियर्सन तथा भोलानाथ तिवारी पाली में बलात्मक स्वराघात मानते हैं। कौन? ग्रियर्सन और भोलानाथ तिवारी, ये पाली भाषा में बलात्मक स्वराघात मानते हैं, जबकि जूल ब्लॉक किसी भी स्वराघात को स्वीकार नहीं करते। जो जूल ब्लॉक है ये किसी भी स्वराघात को स्वीकार नहीं करते। कैसे याद रखेंगे? देखिए, आजकल क्या होता है, आप लोग अपने मोबाइल फोन पे लोगों को ब्लॉक करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उनके स्वर नहीं पसंद आते, आप उनके स्वर से आघात हो जाते हैं, ठीक है। आप जो उनके स्वर सुनते हैं सामने वाले के, उससे आपको काफी ठेस पहुंचती है, आघात महसूस होता है, तो आप ऐसे लोगों को ब्लॉक कर देते हैं, है ना। तो स्वराघात को ब्लॉक कर दिया जाता है। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं कि जूल ब्लॉक किसी भी स्वराघात को स्वीकार नहीं करते हैं। मतलब कि ना तो संगीतात्मक को, ना ही बलात्मक स्वराघात को, ठीक है। ये आसानी से कनेक्ट भी हो जाएगा, याद भी रहेगा। आगे देखिएगा, पाली में 3 लिंग, ध्यान रखिएगा, पाली में 3 लिंग, 3 वाच्य तथा 2 वचन। वचनों की संख्या 2 हो गई। वैदिक में 3 वचन थे, लेकिन पाली भाषा में 2 वचन का प्रयोग मिलता है। पाली में द्विवचन नहीं होता है, यानी कि जो 2 वचन पाए जाते हैं पाली भाषा में वो एक वचन और बहुवचन होते हैं। द्विवचन का प्रयोग जो है पाली भाषा में नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पाली हलंत रहित, 6 कारक, 8 लकार, यानी कि 4 काल, 4 भाव तथा 8 गण युक्त भाषा है। क्या कह रहे हैं? पाली जो है ये हलंत रहित होती है। इसमें 6 कारक होते हैं पाली भाषा में, इसमें 8 लकार होते हैं। अभी तक हमने जो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत पढ़ा था उसमें लकारों की संख्या 10 पढ़ी थी। अब पाली भाषा में आते आते लकारों की संख्या 8 हो गई। देखिए यहाँ पे, जिसमें से 4 काल हैं और 4 भाव होते हैं तथा 8 गण युक्त भाषा है। तो 8 गण इसमें होते हैं पाली भाषा में। और जब हम लोगों ने वैदिक संस्कृत पढ़ा था तो उसमें धातुओं को लेकर जो गण बनाए गए थे उनकी संख्या 10 थी। तो दोनों को याद करिएगा अच्छे से। आगे देखते हैं,
प्रथम प्राकृत पाली के अंतर्गत ही अभिलेखीय प्राकृत या शिलालेखी प्राकृत भी आता है। इसके अधिकांश लेख शिला पर अंकित होने के कारण इसकी संज्ञा शिलालेखी प्राकृत हो गई। किसकी? प्रथम प्राकृत पाली भाषा की बात हो रही है। कहते हैं कि प्रथम प्राकृत पाली भाषा के अंतर्गत ही अभिलेखीय प्राकृत या फिर शिलालेखी प्राकृत भी आता है और इसके अधिकांश लेख, मतलब जो ये पाली भाषा जो थी, इसके अधिकांश लेख जो है वो आपको शिलाओं पर अंकित होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ज्यादातर ये पाली भाषा का जो प्रयोग किया गया है वो शिलाओं पर किया गया है। ये बात कह रहे हैं यहाँ पे कि शिलाओं पर अधिकांश लेख शिला पर अंकित होने के कारण इसकी संज्ञा जो है वो शिलालेखी प्राकृत से हुई। तो समझ में आया। तो यहाँ पर हमने जो है पाली भाषा के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी उनका विस्तृत अध्ययन किया और चीज़ों को समझा भी कि पाली भाषा की व्युत्पत्ति कैसे हुई, पाली भाषा को विद्वानों ने किस किस प्रदेश की भाषा माना और इनकी हमने जो है देखी जाए तो इनकी ध्वनियों को बारे में भी हमने पढ़ा और पाली भाषा की जो विशेषताएं थी उनको भी हमने जो है संपूर्ण रूप से पढ़ा और पाली भाषा में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, कैसे कैसे व्याकरण ग्रंथ है, उन सभी का संपूर्ण अध्ययन किया है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। पाली भाषा का जितना भी टॉपिक था वो आज हमने कवर कर लिया है। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे प्राकृत भाषा, जिसे हम द्वितीय प्राकृत कहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। तो मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जो है अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।